हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज की रिवीजन फॉर क्लास 12th के लिए। तो इस वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज की रिवीजन। तो अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की रिवीजन नहीं देखी है जो मैंने कल अपलोड करी थी तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड्स। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब पेन बिना उठाए अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट अ फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल्स जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स, यही होती है। तो हमने विदाउट लिफ्टिंग द पेन देखो इसका जो ग्राफ है वो बनाया है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कांस्टेंट फंक्शन का जो इक्वेशन है वो इस तरह से होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मॉडुलस फंक्शन में हमें पता है कि यहाँ पर v बनता है और इसका जो इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो आपको पता है कि ये पैराबोला होता है। तो ये हमने सारे ग्राफ्स जो हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर बनाए हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो बात हो गई आपकी थ्योरेटिकल की। अब बात आती है कि किसी भी अगर हमें मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन मतलब हमें दिया हुआ है कोई इक्वेशन गिवन है, हम उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब डायरेक्ट मेथड हम कहाँ लगाते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स दे दिया 5x-3 और मैंने आपको बोला कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो मुझे चेक करके बताओ एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जहाँ पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वहाँ पर आप लगाओगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आप कब लगाओगे? जब आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मैंने दे दिया कि मैंने कहा x प्लस 5 इसकी वैल्यू है जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और x माइनस 5 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो वहाँ पर आप लगाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात आ जाती है डिफरेंशिएबिलिटी की। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अगर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का तो वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट c पॉइंट पे कैसे होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। अब ये सी क्या है? सी कोई पॉइंट है उसकी डोमेन पे, और एफ जो है वो एक रियल फंक्शन है। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी लिख रहे हैं तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? एक ये तरीका है, एफ डैश सी लिखा हो तो इसका मतलब यही है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पर्टिकुलर पॉइंट सी, या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादातर हम एफ डैश सी ही लिखते हैं। अगर पर्टिकुलर पॉइंट x पे आ जाए तो f डैश x लिखते हैं और उसका फॉर्मूला चेंज होके इस तरह से आ जाएगा, सिर्फ c की जगह पर आपको x लिखना है। तो f डैश x क्या बन जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो आपको जौन सा भी याद हो रहा है तो आप वो कर लीजिए। बस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c है और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x है। यहाँ पर प्रोसेस जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कह देते हैं सीधा ही कि f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स एक फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट होंगी और बराबर होंगी। ठीक है, तो फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होता है, और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, और एक अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। तो हमें अगर पता चल जाए कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता ही होता है। ठीक है।
अब कुछ हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स देखनी है, तो मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख देती हूँ और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ये डेरिवेटिव्स आप लोगों को टिप्स पे ही होने चाहिए। सो मैंने अगर लिखा है कि x की पावर n है आपके पास, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है। अगर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉज एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही अगर आपके पास टैन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो कुछ डेरिवेटिव्स आप लोगों को याद रखनी है। अब कुछ रूल्स बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल है, अगर हमारे पास कोई u फंक्शन है, v फंक्शन है और मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, होल का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है u का डेरिवेटिव भी होगा, v का डेरिवेटिव भी होगा और बीच में प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने कह दिया कि u माइनस v का होल डेरिवेटिव करो, तो u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट जो दो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और मुझे उसका डेरिवेटिव करना है तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या लेबनिज़ रूल। ये इसका मतलब होता है कि पहले का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर हमारे पास दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। इस तरह से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर दोनों के बीच में डिवीजन आ गया, ठीक है, दोनों के बीच का डिवीजन है और हमें उसका डेरिवेटिव करना है, सेम चीज़ आएगी ऊपर वाली बट इसमें माइनस करेंगे। u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल और ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पर प्रोवाइडेड एक कंडीशन और होती है कि v जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, दैट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट का मतलब होता है मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। तो बहुत सारे पार्ट्स का जो फंक्शन बना हो उसे हमें कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर नॉर्मल ये साइन एक्स होता तो मैं इसकी डेरिवेटिव आराम से कर सकती थी, पर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लूँगी। जब मैंने एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर लिया तो ये फंक्शन साइन टी बन गया, है ना। ये फंक्शन क्या बन गया, साइन टी बन गया। तो यहाँ पर टी जो है वो एक और फंक्शन बन गया। तो एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस आ गए, तो बेसिकली ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शंस बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ चेन रूल। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एफ फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस का बना है u एंड v का। अब यही वाली एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर टी पुट कर लिया। ठीक है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बेसिकली मुझे डी एफ बाई डी एक्स करना है, या मैं कह सकती हूँ कि मुझे एफ डैश एक्स से मतलब है। ठीक है, अब डी एफ बाई डी एक्स कैसे आएगा, अब डी एफ बाई डी एक्स पर मैंने एक्स को जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो टी सपोज कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी, यहाँ पर मैं डी एफ बाई डी टी फाइंड आउट करूँगी। वो क्यों, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है साइन टी बन चुका है, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया है। सो अगर मैं डी एफ बाई डी टी फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डी एफ बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विल बी कॉस टी। और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, डी टी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगी। अब अगर मैं डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एफ बाई डी टी कर दूँ, डी एफ बाई डी एक्स चाहिए ना मुझे, सो डी एफ बाई डी टी इंटू अगर मैं डी टी बाई डी एक्स कर दूँ तो वही चीज़ आ जाएगी ना, डी टी और डी टी तो कैंसिल हो जाएंगे। सो डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, कॉज टी थी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 2x थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। t की वैल्यू मेरे पास थी एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सो 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव बनकर आ गया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट का मतलब समझते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली हम एक्सप्रेस कर सकें। जौन से फंक्शंस y और x में डायरेक्टली एक्सप्रेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। बट हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया जो कि डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। They are difficult to write in the form of this y is equal to f of x. So ऐसे functions को हम बोलते हैं implicit functions. For example, जैसे मैंने लिखा है x minus y minus pi is equal to 0. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शंस जिनको हम डिफ़िकल्ट होता है जिनको राइट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि ये वाले एग्जाम्पल में आप मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि ये हमारे पास गिवन है x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगी, पाई को उधर ले जाऊँगी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करूँगी दोनों साइड्स पे, d बाई डी एक्स x माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब पाई तो कांस्टेंट है, उसकी डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो गई और इसकी डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गई। ठीक है, अब मैं 1 को उधर ले जाऊँ या dy बाई डी एक्स को उधर ले जाती हूँ, तो 0 को इधर ले आई, सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आ जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कुछ डेरिवेटिव्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डोमेन हमें पता ही है -1 से लेकर 1 तक होती है, ओपन इंटरवल। देन कॉज इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव मुझे करना हो तो ये आ जाता है -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास अगर टैन इनवर्स एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली 3 ज़्यादातर फॉर्मूलेज हैं जो हमारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा है b ऑफ x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, b रेज टू पावर x। इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है और रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। इसमें जो पॉइंट है इसके ग्राफ में, यहाँ पर 0,1 जो पॉइंट है वो हमेशा इस ग्राफ पे क्या करता है, लाई करता है, और ये ग्राफ हमेशा एवर इंक्रीजिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। और बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो क्लोज टू 0 ही हो जाता है। आप अगर देखेंगे कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये अप्रोच तो करता है इस एक्स एक्सिस को बट कभी मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है पेपर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन एंड नंबर 2 इज़ नेचुरल। अब अगर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो अगर उसका बेस जो है वो 10 है तो वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है अगर उसका बेस जो है वो e है तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉमन वाले में बेस 10 है और नेचुरल वाले में जो नेचुरली होता है e बेस के साथ अगर है तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, log टू द बेस b एंड साथ में a इज इक्वल टू x, अगर b की पावर x जो है वो a के इक्वल है। इसमें जो डोमेन है वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली यू कैन पुट द पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे एक्सपोनेंशियल में आप रियल नंबर्स डोमेन थी
और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी डोमेन है और रेंज इसकी कुछ भी हो सकती है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। इसके ग्राफ में पॉइंट 1,0, ठीक है, उसके ग्राफ में क्या था 0,1 और इसके ग्राफ में 1,0 पॉइंट जो है वो हमेशा ग्राफ पे होता ही होता है। देन लॉगरिथमिक फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, अप्रोच ज़रूर करता है बट टच नहीं करता है। ऐसे ही इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, वो अप्रोच तो करेगा वाई एक्सिस को बट कभी मीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये आपस में मिरर इमेजेस होती हैं, ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है ये, और ये y इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शंस पे। नंबर 1 इज़ चेंज ऑफ बेस रूल। तो जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसे में यूज़ होता है। अब अगर हमने बेस को चेंज करना है तो बेस को कैसे चेंज किया जा सकता है कि अगर हमें log टू द बेस a साथ में p इज़ इक्वल टू चाहिए तो हम क्या करेंगे, log टू द बेस b p डिवाइडेड बाय log टू द बेस b और a, ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा चेंज ऑफ बेस रूल हो जाएगा। अब इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्ट्स, इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्ट्स मतलब हमारे पास कोई यहाँ पर p और q दोनों हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, p अलग और q जो है वो अलग रहेगा पर बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इस केस में एक और चीज़ होती है कि अगर p जो है वो q के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, log टू द बेस b, तो ये हमारे पास बन जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मैं फॉर्मूला यही वाला लगाऊं p प्लस log टू द बेस b p, ठीक है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 log p बन जाएगा, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, अगर log टू द बेस b है और यहाँ पर p की पावर n है तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, n log p बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। एक और चीज़ है, एक और फॉर्मूला है, अगर हमारे पास यहाँ पर x अपॉन y है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log टू द बेस b x माइनस log टू द बेस b y, ठीक है, माइनस कर देंगे जस्ट। अब बात आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही होता है, और log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। इसके डेरिवेटिव्स तो सिंपल हैं बट आपको इसके ग्राफ्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन है कि कोई भी u की पावर x और उसकी पावर दी हुई है v की पावर x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर हटाने के लिए तो आप दोनों साइड्स पे क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है। सो लॉग अगर हम ले लेंगे दोनों साइड्स पे तो यहाँ पर हो जाएगा log y, और log की वजह से ये जो v ऑफ x है वो आगे आ जाएगा, v ऑफ x log u ऑफ x, बस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं दोनों तरफ log ले लूँगी, log y बन जाएगा और ये बन जाएगा x log x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वी विल यूज़ द चेन रूल, वी विल डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पर f ऑफ x और u ऑफ x जो हैं वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, अदरवाइज़ उनके जो लॉगरिथमिक्स हैं वो डिफाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो कई बार क्या होता है कि रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में ना तो एक्सप्लिसिट होता है ना इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। तो उस केस में हम किसी थर्ड वेरिएबल को लिंक करते हैं, ठीक है। उस थर्ड वेरिएबल को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया x और y, दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ। मैंने कह दिया कि x इज इक्वल्स टू जो है वो f ऑफ t के बराबर है और y इज इक्वल टू जो है वो g ऑफ t के बराबर है, जहाँ पर ये जो t है वो क्या एक पैरामीटर ले लिया है,
क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं वो तीसरे एक वेरिएबल के साथ क्या है, लिंक्ड हैं। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल ही अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स, मुझे तो इसी से ही मतलब है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर dx बाई dt फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है, और फाइंड आउट कर लूँगी dy बाई dt फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो मुझे dy बाई dx से मतलब है, सो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस कर सकते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, तो आप क्या करेंगे, dx बाई dt फाइंड आउट कर लो, dy बाई dt फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो फिर हमें dy बाई dx से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt को ऊपर रखेंगे, dx बाई dt को नीचे रख देंगे, dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, अगर हम उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें अगेन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो वो डबल सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, या डबल डेरिवेटिव भी बोल देते हैं इसको। सो अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स। अगर हम इसकी दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी भी दोबारा से कर देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे f डबल डैश एक्स। तो हम इसको डिनोट करते हैं f डबल डैश एक्स के साथ, यहाँ हम इसको लिखते हैं कैपिटल D का स्क्वायर साथ में y, या y डबल डैश भी लिख देते हैं, y के बेस में 2 भी लिख देते हैं। तो इसको डिफाइन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ चैप्टर 6 के साथ।